हेलो स्टूडेंट्स, एकेडमिक ओरिजिन आपके लिए फिर से पूरे रांची के लिए लेकर आया है लाइव क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कोई भी टॉपिक मिस कर चुके हैं, आपने नहीं देखा है, तो इस वीडियो के जरिए आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं। अगर आप क्लास 11th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप कंपटीशन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्लास 12 में पढ़ रहे हो तो बेसिक्स जानना चाहते हो तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो प्लीज आप सब अपना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले शुरुआत हम कर रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से। क्या आपने कभी सोचा कि एटम जो कि एक फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसमें फंडामेंटल पार्टिकल आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ऐसे इसके अलावा टोटल 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स और भी हैं, लेकिन हमें सिर्फ फंडामेंटल पार्टिकल्स का ही अध्ययन करना है। तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी स्टडी ऑफ कैथोड रेज, जहां डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होगी। क्या आपने सोचा कि इलेक्ट्रॉन का नाम कभी इलेक्ट्रॉन क्यों पड़ा? आखिर उसको हम कुछ और नाम क्यों नहीं दिए? कोई और नाम भी हो सकता था। वाई इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी इलेक्ट्रॉन? सोचने वाली बात है। आइए समझते हैं इलेक्ट्रॉन वर्ड कैसे आया और इसकी शुरुआत कहां से हुई है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जहां हम कैथोड रेज का डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम लोग तो नहीं करेंगे, ऑलरेडी किया हुआ है ना। और ये किया था विलियम क्रूक्स नाम के आदमी ने, जिसने बताया था कि एटम के अंदर में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को फर्दर बाद में दूसरे साइंटिस्ट यानी कि रदरफोर्ड ने हम लोगों को कॉन्सेप्ट बताया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन आपका जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिसिटी से डेवलप हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन। आगे आने वाले टॉपिक्स पर इसके बारे में बात किया जाएगा। फिलहाल आप इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी या कैथोड रेज के बारे में देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टडी ऑफ कैथोड रेज, राइट। ये कैथोड रेज की स्टडी से हम लोगों को प्राप्त होता है। जब भी हम लोग बोलेंगे, कोई बात नहीं, तो हम कह रहे थे कैथोड स्टडी ऑफ कैथोड रेज और डिस्चार्ज ट्यूब विच इज अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब। एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब है जिसकी लंबाई है 60 सेंटीमीटर लॉन्ग और वो फिट किया गया है विथ अ मेटल इलेक्ट्रोड ऑन आइदर एंड अक्रॉस विथ हाई वोल्टेज कैन अप्लाइड। और वो हाई वोल्टेज कितना अप्लाई किया गया था इसमें? तो इसमें अप्लाइड था बेटा 10,000 वोल्ट का करंट। कितना करंट है? 10,000 वोल्ट का करंट अप्लाई किया गया था। हुआ क्या था, एक पतला सा ये कांच का नली जैसा एक ट्यूब है जिसमें दोनों तरफ मेटल के रॉड फिट किए गए थे और इसको कॉपर वायर से कनेक्ट कर दिया था और साथ ही साथ यहां वैक्यूम पंप हमने अप्लाई किया था। अब ये जो वैक्यूम पंप होता है, इसका काम होता है इस कांच की नली से सारा हवा को बाहर निकाल देना है या किसी भी प्रकार का गैस को बाहर निकाल देना। तो बेसिकली यहाँ कुछ नहीं, मतलब हवा है, तो हवा को ये बाहर निकाला गया, तो जिससे क्या हो गया, ये वैक्यूम बन गया। अब वैक्यूम क्या करता है कि आप कितना भी हाई वोल्टेज उसमें पास करेंगे, वो कांच का नली फूटने वाला नहीं है। बस इसका काम, मेन काम यही था, एयर को शक करके बाहर निकालना और उसके बाद हम जितना मन करे उतना हाई वोल्टेज हम अप्लाई कर सकते थे। वजह सिर्फ इतना ही था कि हमको ये करंट शो करना था या दिखाना था कि भैया यहाँ पर जो लाइट जो है वो शो हो रहा है। ये विलियम क्रूक्स का कमाल था बच्चों। फिर आगे की बात करते हैं कि अगर ये गैस अपना प्रेशर रिड्यूस करता है शुरुआत में 10 का पावर -2 एटीएम पर और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि उसका जो करंट है वो 10,000 वोल्ट पर है, अगर उस इलेक्ट्रोड पर अप्लाई किया गया और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट ये हमारा फ्लो किया गया, तो हमें यहां पर जैसे जैसे हमको यहां पर ये प्रेशर हम रिड्यूस करते जाएंगे, यहां पर लाइट जो है हमको बहुत आसानी से दिखाई देगा। शुरुआत में जब 10 का पावर -2 एटीएम पर था तो इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट करना शुरू हुए, मतलब लाइट एमिट करना शुरू हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रेशर और रिड्यूस करते जाएंगे, 10 का पावर -4 एटीएम तक लेके आएंगे, बड़ी अच्छे से हमको यहाँ पर लाइट ग्लो करता हुआ इस कांच के नली के लाइंस पर, है ना,
ये ऊपर और नीचे वाले लाइंस पर हमको बहुत आराम से कलर दिखाई पड़ेगा। कलर ऑफ द गैस, जो भी कलर होगा वो गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कलर आपका जल रहा है। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर सोडियम अप्लाई किया हो, NaCl का मान लो, या कोई भी हो, सोडियम का गैस होगा मान लो, तो येलो कलर हमको दिखाई देगा, वॉट एवर इट इज। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अच्छे से समझते जाना है, पूरा ध्यान से समझ करके बात करेंगे। कैथोड रेज का पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। कहां ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और ये मटेरियल पार्टिकल से बना हुआ है। इसको भी ध्यान में रखना है कि मटेरियल पार्टिकल बोलने का मतलब है कि इसके पास मास है। अब मास कैसे है, ये बात का प्रूफ हमको बाद में आगे मिलने वाला है। When electric field is applied to the cathode rays, they are deflected towards positive plate, which show that the cathode rays are negatively charged. कैसे कहेंगे हम कैथोड रेज को, या हम कैसे मान लें कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज है? तो बाय दिस, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लेते हैं कैथोड रेज पर, तो हम पाते हैं कि जो भी रेज बाहर निकल रहे हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट होना शुरू हो जाएगा। इससे साबित हो जाता है कि जो भी रेज बाहर निकल रहे थे किसी मेटालिक प्लेट्स के जरिए, वो सब नेगेटिवली चार्ज हैं। कैथोड रेज जो है गैस को आसानी से आयोनाइज कर सकता है। कैथोड रेज अफेक्ट कर सकता है फोटोग्राफिक प्लेट को, ये भी आप चाहें पॉइंट बना सकते हैं। और कैथोड रेज जो है थीन मेटल फॉयल को आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। अब शुरुआत होती है इलेक्ट्रॉन की। हमने जैसा कि कहा ये सारे प्रॉपर्टीज किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो दैट इज जो एक्सपेरिमेंट बना, एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले तो विलियम क्रूक्स भाई साहब आए और उन्होंने आपको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट दिया, और बाद में फिर जे थॉम्सन ने इस एक्सपेरिमेंट को संभाला और एक्सपेरिमेंट में कहा कि भैया ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इन्हीं को आप इलेक्ट्रॉन का नाम दे देना। किसका नाम दे देना? इलेक्ट्रॉन का नाम दे देना। तो ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन वर्ड की डिस्कवरी बेसिकली जे थॉम्सन के द्वारा है। तो आजकल क्वेश्चन में आता है कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यू विल गेट आंसर जे थॉम्सन। इट इज करेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बोला गया। पर अगर क्वेश्चन ऐसा आता कि हु डिस्कवर्ड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, द आंसर शुड बी विलियम क्रूक्स, राइट। इलेक्ट्रॉन क्या है, किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है? फंडामेंटल पार्टिकल है, जो अपने पास कैरी करता है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज को, एंड हैज मास नियरली इक्वल टू 1/1837 पार्ट ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन का मास जो भी होगा उसका 1/1837 पार्ट कर देंगे तो हम इलेक्ट्रॉन का मास पा सकते हैं। एंड अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास अगर हमको निकालना हो तो हम दो चीज काम करेंगे। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
9.76 राउंड ऑफ करके इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम सॉल्व करेंगे तो 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम लिखा जा सकता है। और केजी में लिखना हो तो यू विल राइट 9.11 इंटू 10⁻31 केजी। ओके बच्चों, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आपने जान लिया, इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने समझ लिया, और इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज और डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। वी विल नेवर सेज डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। हम कभी नहीं कहेंगे एनोड रेज होता है, ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे, नेवर एवर। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए आपने कैथोड रेज सुना था, पर आपको इस बात का बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेज कहेंगे तो यह थोड़ी ना कहीं लिखा हुआ है कि प्रोटॉन को हम एनोड रेज कहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं कहना। ऐसा क्यों नहीं कहेंगे उसका भी कारण हम आपको बता रहे हैं। देखो, कैथोड के प्लेट से रेज स्टार्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर टर्म्ड एज कैथोड रेज। बट जो पॉजिटिव रेज होते हैं या जो कैनाल रेज होते हैं, they are not originated from the anode rays, anode plate.
they are actually originated from the cathode plate or perforated cathode. That's why these are termed as canal rays or simply positive rays. I hope कि आपको ये प्रोटॉन के बारे में जो वर्ड है कि एनोड रेज क्यों नहीं बोलना है वो आपको समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के कैनाल रेज के बारे में। तो प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव रेज या फिर कैनाल रेज देख सकते हैं आपके सामने। यहां स्क्रीन पर हमने ये एक्सपेरिमेंट दिखा रखा है, एकदम सेम टू सेम काम हो रहा था कि यहाँ जो कैथोड है बेटा वो परफोरेटेड है, इसमें असल में छोटे छोटे होल्स बना दिए गए थे। अब जैसे ही यहां से हमारा रेज जो है पहले इधर से निकला, इस प्लेट पर टकराया, वापस इसमें पॉजिटिव चार्ज कैरी करके ये लेके चला, जुम 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 जुम, यहाँ टकराया और ये देखो रेड ग्लो एकदम कर रहा है, मस्त सा एकदम दिखाई दे रहा है। तो बेटा बात ऐसा है ना कि इस कैथोड के प्लेट से लेकर के मतलब इसके कैथोड के कैनाल से जो है मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई दीज आर टर्म्ड एज कैनाल रेज, नॉट एनोड रेज। यहां से अगर ऐसा होता तो हम एनोड के प्लेट से निकलते हुए खाली पाते, पर ऐसा है ही नहीं। हमको पता है कि जो भी रेज निकलेंगे वो एक्चुअली कैथोड रेज से, कैथोड के प्लेट से ही निकलेंगे, नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एनोड प्लेट्स। आइए अब उनका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, फिर वही बात, पुरानी बात है अपनी। दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। E बाय एम रेशियो जो होगा वो अलग अलग पार्टिकल के लिए डिफरेंट होगा, स्पेशली अगर उसका पॉजिटिव रेज है व्हेन डिफरेंट गैसेस आर टेकन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। अगर गैस के पार्टिकल्स अलग अलग होंगे तो E बाय एम रेशियो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। दे ऑल्सो आयोनाइज द गैस, दे ऑल्सो अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट एंड सो ऑन। So these are the properties of canal rays or positive rays. So what is proton? It is also a fundamental particle. It is also a fundamental particle which carries 1 unit positive charge and mass is nearly equal to that of hydrogen atom. जो हाइड्रोजन एटम है उसके मास के एकदम बराबर है भाई। बस इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि प्रोटॉन का मास जो होता है that is nearly equal to that of हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट स्लाइड आते हैं। अब हम लोगों का नया टॉपिक है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की कहानी बड़ी मस्त और मजेदार है। हमने जितनी कहानी सुनी है हम आपको उसी कहानी को थोड़ा दोहरा कर बताएंगे कि मैडम मैरी क्यूरी का नाम आपने अगर कभी कहीं पर सुना होगा तो उनका जब देहांत हुआ था वो क्यों हुआ था पता है? जब वो डेथ उनका हुआ था वो सिर्फ इस वजह से हुआ था क्योंकि वो किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को स्वाद लेकर देखना चाहती थी कि भैया टेस्ट में कैसा लगता है, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि वह साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो हमने ये कहानी सुनी है वो हम आपको बता रहे हैं कि वो इस वजह से ऐसा फेल्योर होने का उनका वजह जो है वो ऐसा ही बन गया। तो आइए हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का स्पेशल काम या स्पेशल जो बात है वो है लगातार अल्फा रेज को छोड़ते रहना। लगातार अल्फा रेज जो है, देखो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस बाय सर्टेन एलिमेंट्स लाइक, कौन कौन हो सकता है भाई? यूरेनियम, रेडियम, कोई भी हो सकता है। और ऐसे जो भी रेडिएशंस होंगे, ऐसे जो भी रेडिएशंस होंगे, ऐसे टाइप ऑफ रेडिएशंस को ही हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। अब यहां आप देख सकते हैं एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, अभी थोड़ी देर में हम आपको एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे। अब बिल्कुल आपने ठीक सुना है, हम आपको थोड़ी देर में एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे, वेट कीजिए। तो रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा था? तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है ब्लॉक ऑफ लेड से यहां से बाहर निकल रहा है, यहां 2 फोटोग्राफिक प्लेट लग गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया। कुछ रेज जो है वो इस फोटोग्राफिक प्लेट के जरिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट लगा हुआ है, कुछ रेज जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिविएट हुए, कुछ हैं जो नेगेटिव की तरफ, और कुछ हैं जो सीधे चले गए। जो नेगेटिव की तरफ आए उनका नाम दिया गया अल्फा, जो पॉजिटिव की तरफ गए उनका नाम बीटा, जो कहीं नहीं गया, सीधे बोला हम कहीं नहीं जाएंगे, किसी का बात नहीं सुनेंगे, वो है भैया गामा। अल्फा रेज कौन होता है? those rays which deflects towards negative plates, those rays which deflect towards negative plate and hence carry, क्यों नेगेटिव प्लेट की तरफ?
मतलब इन पर क्या चार्ज बन रहा होगा, तो इन पर तो भैया पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा। क्या चार्ज बन रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, और इन्हें हम अल्फा रेज कहते हैं। और प्रत्येक अल्फा पार्टिकल का चार्ज +2 यूनिट होता है और मास +4 यूनिट के बराबर, मतलब मास जो है 4u के बराबर होता है। यही है अपना अल्फा पार्टिकल। और बच्चों सबसे अच्छी बात यह है कि अल्फा का अगर चार्ज +2 और मास 4 है तो भैया ये और कुछ नहीं, हीलियम न्यूक्लियाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बोलो, हीलियम न्यूक्लियाई के बराबर होता है। कौन, किसके बारे में बात हो रहा है, तो वो है अल्फा पार्टिकल। अब आते हैं बीटा रेज के बारे में, इसका क्या कहानी है भैया। तो देखो, दोज विच आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट एंड हेंस कैरी अ नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एज बीटा रेज। और प्रत्येक बीटा पार्टिकल के पास कुछ चार्ज होता है एंड मास एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके पास अपना कुछ इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ मास भी होता है। तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 और जो रिलेटिव चार्ज होता है वो -1, और हम लोग बोलते हैं उसका जो मास है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg होता है। जबकि गामा रेज का कहीं डेविएशन नहीं हो पाया, गामा रेज का कहीं डेविएशन नहीं हो पाया, ये तो बोला हम सीधे जाएंगे भाई, कोई डेविएशन नहीं शो करेंगे, तो इसका ना तो कोई चार्ज न ही कोई मास बन पाएगा, यह न्यूट्रल पार्टिकल के रूप में गिना जाएगा। कौन, तो गामा रेज। कौन गिना जाएगा, गामा रेज के बारे में बात हो रहा है। एकदम इधर 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 ध्यान दो, ध्यान दो, अभी अभी ध्यान रखना है अपने इधर। अब आते हैं हम लोगों का अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम लोग कह रहे थे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, आइए उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा पार्टिकल है लाइक बेरिलियम है, कौन है बेटा, बेरिलियम, और इस पे भाई साहब हमने अल्फा पार्टिकल को एमिट करना शुरू किया लगातार, इस पे हम दे रहे हैं। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और मास होता है 9। जब बेरिलियम पार्टिकल्स बेरिलियम के प्लेट पर, बेरिलियम के फॉइल पर लगातार अल्फा रे जैसे जुम 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 पूरा जा रहा है, एकदम पड़ रहा है इस पर, तो एक नया पार्टिकल का जन्म लिया। 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा। 6 किसका होता है एटॉमिक नंबर, कार्बन, और मास बेटा कार्बन का होता है 12। लेकिन यहाँ टोटल मास अगर जोड़ेंगे तो 9 + 4 करेंगे तो 13 होगा। तो 13 होगा, पर चार्ज कोई नहीं बच रहा है, पर मास बच रहा है, तो एक नया पार्टिकल है, और इसी नए पार्टिकल को हमने नाम दिया है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जो अपने पास कोई चार्ज नहीं रखता, पर मास जो है वो दैट इज इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम और प्रोटॉन का मास। यही कॉन्सेप्ट है आपका न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। अब आते हैं हम लोग नया टॉपिक पढ़ने के लिए, और वो है एटॉमिक मॉडल्स। यहां से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग आज अपना पहला एटॉमिक मॉडल, जो है वाटरमेलन मॉडल, या उसी को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, या थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम का भी नाम दिया जाता है। तो वाटरमेलन मॉडल में क्या हुआ था, देखो 1898 में जे थॉम्सन ने पूरी दुनिया को यह समझाया कि भैया एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसका कहना बिल्कुल ठीक था, ठीक है, पर भले ही वो न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसने सिर्फ कहा था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एक स्फेयर की तरह है, जिसमें स्पेशली स्फेयर छोड़ो, उसने कहा कि वाटरमेलन की तरह है। तो देखो क्या लिखता है, प्रपोज दैट एन एटम वाज अ स्फेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वेयर एम्बेडेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स sufficient to neutralize the positive charge. The stability of an atom was explained by the result of balance between the repulsive force between the electron and their attraction towards the center of positive spheres. तो बेचा यहाँ पर बच्चों ये जो बीज आपका देख रहे हो वाटरमेलन में, इनको उसने इलेक्ट्रॉन कहा, और जो रेड पार्ट है खाने वाला उसको उसने कहा कि भैया ये पॉजिटिव चार्ज है। तो उसका कहना था कि भैया जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पर क्या हमको ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है, जितना हम रेड पार्ट खाएंगे उतना ही बीज यहाँ पर अवेलेबल है? आंसर है नो। इसी वजह से जे थॉम्सन का ये प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल जो है फेल हो गया था। पर 11 साल तक ये मॉडल हमारी दुनिया में खूब चला है, इसका नाम बहुत अच्छा रहा। बाद में इसी का शिष्य आया था रदरफोर्ड, कहते हैं लोग कि इनका शिष्य था रदरफोर्ड,
कुछ किताबों में ऐसा बात है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रदरफोर्ड एक नया आदमी था भाई, खैर कोई भी हो, पर हम लोग को इतना पता है, शिष्य तो नहीं बोलते हैं उनको, मतलब रदरफोर्ड उनके साथ काम करते थे, एटॉमिक मॉडल पर ही काम चल रहा था, उनके मास के बारे में, एटम के मास के बारे में बताने की कोशिश जारी था, लेकिन जे थॉमसन उसमें कोई हेल्प नहीं कर रहे थे। रदरफोर्ड इस वजह से अलग हो गया था, अपने कुछ चुनिंदा साथियों को लेकर बाहर निकल चुका था, बोला थॉमसन की दुनिया से भाई बाहर चलो, कुछ नया कुछ करना है तब। तो आइए लिमिटेशंस की बात करते हैं। दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन सेटिस्फैक्टरली अबाउट द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, है ना, पूरी तरह से सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था एटम की न्यूट्रलिटी के बारे में, इसीलिए इसका मॉडल फाइनली रिजेक्ट हो गया था। अब शुरुआत है रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी आप इसको कह सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में ब्लॉक ऑफ लेड जो एक रेडियो एक्टिव सोर्स था, उससे लगातार एमिशन हो रहा था अल्फा रेज का, और इस सर्कुलर जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर यहां गोल्ड फॉयल को चीरते हुए 99.9% अल्फा रेज सीधा इस पर जाकर टकरा गया था। बाकी कुछ एक ऐसे पार्टिकल ही थे जो यहां से बाउंस बैक हुए थे। रदरफोर्ड का एक्चुअल में वजह था इस एक्सपेरिमेंट का, रदरफोर्ड दो चीज चाहता था कि एटम का मास हम कैसे पता करें, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनका जगह कहां है, इसी का खोज करने निकल पड़ा था कौन, रदरफोर्ड। अब इसी के जरिए, इसी एक्सपेरिमेंट के जरिए उसने बता दिया था दुनिया में, एक्सीडेंटली ही सही, कि एटम के बीचों बीच एक ऐसा बॉडी है जिससे इलेक्ट्रॉन टकराकर वापस आता है, भले ही कुछ कम पार्टिकल ही वापस आएंगे पर आएंगे, और उस हैवी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को उसने नाम दे रखा था न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज कोई खास स्पेशली किसी खोज में नहीं आया है, न्यूक्लियस एक्सीडेंटली खोजा गया है, ये कोई इंसिडेंट नहीं है बच्चों, एक्सीडेंटल डिस्कवरी है न्यूक्लियस की खोज। आइए इसको आगे बढ़ा करके, और अब आपका समय है एक्सपेरिमेंट देखने का, वो हम आपको यहां दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहां पर कुछ apparatus रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में लिए गए हैं, और ये आपका अल्फा पार्टिकल एमिटर है जिससे लगातार अल्फा रेज अभी निकलेगा। ये स्लिट है बच्चों, दिस इज द स्लिट, हमने आपको पहले ही बता दिया। इसका काम होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल को बाहर निकालना। आइए प्रोसीजर की तरफ चलते हैं, देखिए क्या मजेदार एक्सपेरिमेंट आपको नजर आएगा। तो आप देख सकते हो जिस apparatus के जरिए जो आपका यहां से रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो apparatus बना था, यहां एक रेडियम छुपा रखा है मैंने, इस हमने तो नहीं किया था भाई, पहले ही बता दिए। तो ये रेडियम जो लगातार अल्फा रेज एमिट करता रहेगा, आप देख सकते हो बहुत फाइन बीम में, मोटा मोटा बीम में निकल रहा है, लेकिन जैसे स्लिट से पार किया पतला हो गया, और भाई और पतला होते होते देखो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, और अब क्या हो रहा है कि इस गोल्ड फॉयल से जैसे टकराया यहां आकर के भैया रुक रहा है, इस पोजीशन पे आकर रुक रहा है। फिर उसके बाद देखो जूम, इतना मस्त सारा रेज, ये यार कमाल हो रहा है भाई, ये देख लो यहां से सारे रेज जो हैं इस तरह से निकल करके आ रहे हैं। कुछ ऐसे थे रेज जो देखो इसमें से कुछ एक हल्का फुल्का जो है वो आपको इधर पार हो रहा है, बाकी 99.9% अल्फा रेज जो है इसको चीरते हुए पार हो गया। बस यही था रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें आप देख सकते हो ये एटम के बीचों बीच एक पार्ट है, बाकी मोस्ट ऑफ द एटम का स्पेस जो है खाली है, जहां मन कर रहा है उधर घूम रहा है, लेकिन जैसे ही इस बॉडी से टकरा रहा है ये डेविएट कर रहा है कौन, तो भाई जो ग्रीन कलर का अल्फा रेज तुमको दिखाई दे रहा है वो मुड़ रहा है। आई होप कि आपको ये अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों हम लोग ने देखा रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और आज हम लोग उसी का ऑब्जर्वेशन अब देखने जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। आपने देखा था एक्सपेरिमेंट में बिना किसी रिफ्लेक्शन के मैक्सिमम अबाउट 99.9% अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के पार हो जा रहा है।
उनमें से कुछ एक अल्फा पार्टिकल है जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट या डेविएट कर पाते हैं, और बहुत कम तो कितने सर, तो 20,000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा डिफ्लेक्शन, स्मॉल डिफ्लेक्शन दिखाएगा थ्रू एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री. सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. और बढ़ते हैं फिर हम कंक्लूजन की तरफ. सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन, there must be sufficient space, there must be sufficient space within the atom. एटम के बीचों बीच बहुत सारा खाली जगह बचा हुआ है. यही साबित करता है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो एटम को चीरते हुए निकल गया था, तो इससे साबित होता है कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस वैकेंट है, एम्प्टी है. Since few alpha particles were deflected through small angles and alpha particles were positively charged, alpha particles were positively charged. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अल्फा पार्टिकल कैसा चार्ज रखता है, तो पॉजिटिव चार्ज रखता है. Charged particles, these could be deflected only by some positive body presented within the atom, and since the number of alpha particles reflected back is very small, so this shows that a heavy body present in the atom must be occupied by very small volume. ध्यान रखें, एक स्मॉल बॉडी प्रेजेंट होगा, एक हैवी बॉडी प्रेजेंट होगा विद इन द एटम, जिसके पास बहुत ही कम वॉल्यूम होगा. इस स्मॉल, हैवी और पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हम कहते हैं जो न्यूक्लियस के पास में, जिसको मतलब हम कहेंगे जो सेंटर पे है वो न्यूक्लियस पार्ट, और जो आउटर पार्ट होगा इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट, या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन भी कह सकते हो, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन भी कह सकते हो. ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ आपका जो रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. शुरुआत होगा एटॉमिक नंबर और मास नंबर से. एटॉमिक नंबर क्या है? ये कहता है सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. किसी भी एटम में, किसी न्यूट्रल एटम के केस में, अगर किसी न्यूट्रल एटम की बात करें हम लोग, तो न्यूट्रल एटम के केस में हम सीधा सीधा समझेंगे कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं. सो Z इज इक्वल टू P यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड दैट इज इक्वल टू E मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये न्यूट्रल एटम का केस हो गया. उसी तरह अगर हम आयंस के बारे में सोचते हैं, तो आयंस में कभी भी एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को दर्शाता है. इसीलिए हमने लिखा है एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है, यानी Z इज इक्वल टू P है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मास नंबर. मास नंबर क्या है? तो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों का सम कर दोगे बेटा तो मिलेगा तुम्हें कौन सा नंबर? तो भैया मास नंबर मिलेगा. तो पूछ देंगे अगर आपसे व्हाट इज मास नंबर, तो क्या बता दोगे? सर सिंपल सा बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ, अच्छा वेट 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 वेट, नंबर ऑफ यहां पर हो जाएगा न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम, यहां पर भी मिस्टेक हो गया है, कोई इश्यू नहीं, चलो. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों का सम मिलाकर कहलाता है मास नंबर. यहां पर ठीक है, A बराबर P प्लस N लिखा हुआ है. ठीक, इट इज करेक्ट. तो मास नंबर इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ये आपका मास नंबर का कॉन्सेप्ट. अब देखिए, हम लोग देख रहे हैं एटॉमिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में. आपने अभी देखा कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में. मास नंबर आपने याद कर लिया होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों का सम कहलाता है मास नंबर. अब हम लोग चले आते हैं न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में. न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को अगर हम समझें तो बेटा हमने लिखा है कि कोई भी एलिमेंट है X, एक एलिमेंट है X जिसका एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर है A. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. आपको क्या कहा गया? यहाँ Z जो है वो एटॉमिक नंबर है, और याद कीजिए बच्चा कि जो एटॉमिक नंबर होता है
किसी न्यूट्रल एटम में उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और ए जो है वो मास नंबर है। अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना भी चाहेंगे तो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कर देंगे। इट इज व्हाट, इट इज एक्चुअली मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कर देना है। मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कर देना है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रेडी है, ए माइनस जेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे इसको समझने का चीज है, अगर इसी को और एग्जांपल से समझेंगे, मान लो बेटा हमने लिखा जैसे कैल्शियम, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पूरी दुनिया को पता है 20 होता है और मास नंबर इसका 40 होता है। तो अगर हम आपसे पूछ देंगे कि जरा बताना मुझे इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप आंसर क्या बताओगे, 20। बताना मुझे इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, तो आंसर बताओगे क्या, 20। बताना मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तो आंसर क्या लिखोगे बेटा, 20। बताना मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, तो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन करेंगे, अगेन 20। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, खाली 20 20 20 20 आ रहा है, ठीक है ना। तो एक सिंपल सा एग्जांपल से हम आपको समझा दिए कि किसी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को हम कैसे दर्शा सकते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह वगैरह कैसे निकाल सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और हमारा अगला टर्म या टॉपिक है आइसोटॉप्स के बारे में जानना। आइसोटॉप्स क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम। जहां वर्ड देखोगे आइसो, समझना सेम, कहीं कुछ सेम बात होने वाली, कुछ सेम वर्ड आने वाला है। आइए देखते हैं। तो दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। जैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं बेटा प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। देखो एटॉमिक नंबर सबका सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। कार्बन 6, कार्बन 12, कार्बन 6, कार्बन मतलब कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 ऐसे है। एटॉमिक नंबर 666 है, मास नंबर चेंज है। ऑक्सीजन का सेम है, मास नंबर चेंज है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर चेंज है। तो ये आइसोटॉप्स कहलाया। कौन होते हैं आइसोटॉप्स? वैसे एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट रहेंगे जिनका एटॉमिक नंबर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। उसी को हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। नेक्स्ट अगला टर्म है बच्चों आइसोबार्स। फिर से आइसो वर्ड आया। आइसो का मतलब सर क्या बता रखे हैं, आइसो का मतलब होता है सेम। फिर से सुनेंगे। वैसे अब यहां पर है बेटा देखो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इस बार एलिमेंट सेम नहीं है, एलिमेंट कैसे हैं, डिफरेंट। पर कुछ तो सेम होगा तभी तो आइसो है। पर क्या सेम है सर? तो सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्या बोलेंगे? सेम मास नंबर। देखो याद करना है, डिफरेंट एलिमेंट, सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसी को हम आइसोबार्स कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सबका एटॉमिक नंबर अलग अलग है क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उनका मास नंबर सेम है। कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, ये दोनों में एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट है, एलिमेंट डिफरेंट है, पर मास नंबर जो है वो सेम है। तो इसी को हम आइसोबार्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बच्चा? आइसोबार्स कहते हैं। अगला टर्म आता है आइसोटोन्स। अब ये वर्ड भी सुन लो, आइसोटोन्स किसको कहेंगे? आइसो का मतलब, फिर से बार बार हम बोल रहे हैं, आइसो का मतलब सेम है। तो क्या सेम रहेगा सर? फिर से समझते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लेकिन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। डिफरेंट एलिमेंट्स और उसमें क्या रहेगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस आर एज आइसोटोन्स। जैसे यहां देखोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन करते हैं, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन करते हैं, दोनों में 2 2 आ रहा है। तो ये हाइड्रोजन मतलब ट्राइटियम और हीलियम एक दूसरे के लिए आइसोटोन्स बन जाएंगे। कार्बन 6 और ऑक्सीजन, कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16 में देखेंगे, 14 माइनस 6 किया तो 8 आया, 16 माइनस 6 किया तो देख लो, 14 माइनस 6 किया तो 8 आया, 16 माइनस 6 किया तो 8 आया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये दोनों एग्जाम्पल होंगे किसके बच्चे, आइसोटोन्स का। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा यहां पर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन होते हैं? वैसे स्पीसीज जिनमें सेम नंबर ऑफ क्या रहेंगे, नाम ही बोल रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसी को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। लिखना बेटा तुम लोग, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। दीज मे बी न्यूट्रल एटम और आयंस। एटम न्यूट्रल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। जैसे अगर मान लो N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस, इन सब में अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहेंगे तो बहुत आराम से बताएंगे। 7 और 3 10, 8 और 2 10, 9 में से और एक आया तो 10, 11 में से एक गया, प्लस मतलब गया तो भैया 10, 12 में से 2 गया तो 10, 13 में से 3 गया तो 10। तो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आइसो डायाफर्स कौन होते हैं? आइसो डायाफर्स ये ऐसे पेयर ऑफ न्यूक्लियाइड्स हैं, ऐसे पेयर ऑफ न्यूक्लियाइड्स हैं जिसमें सेम डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। सेम डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा, उसी को हम कहते हैं आइसो डायाफर्स। आइए समझते हैं इसका एक बढ़िया उदाहरण बेटा हमने लिखा है, यूरेनियम और थोरियम है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92 और मास नंबर है 238, और थोरियम का एटॉमिक नंबर है 90 और मास नंबर है 234। तो 238 माइनस 92 करेंगे तो आएगा 146, और 234 माइनस 90 करेंगे तो आएगा 144। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है 146 माइनस 92 कर दिया तो आ गया 54, और 144 माइनस 90 कर दिया तो आ गया 54। क्या सीखा बेटा? सेम डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो पहले हम लोगों ने क्या कर दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लिया दोनों का, एक में आया 146 दूसरे में आया 144। अब डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन था 146 और इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है 92, तो 146 माइनस 92 क्या? 54। 144 में से 90 माइनस किया तो 54। तो भैया दोनों का जो डिफरेंस है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, वो आ रहा है सेम। इसीलिए ये यूरेनियम और थोरियम एक दूसरे के लिए क्या बन जाएंगे? आइसो डायाफर्स बन जाएंगे, आइसो डायाफर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? आइसो डायाफर्स बन जाएंगे। अगर आप क्लास 11th में हैं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जेई या नीट की तैयारी या प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, आपके लिए ही है बच्चों। ये बहुत मेहनत से बनाया गया वीडियो है। अब आप इस पर जितना अच्छा कमांड कर सकते हैं मेरे से पढ़ करके, उतना आपका बेनिफिट होगा। हम और भी आपके पास और बेहतर तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। आज तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करने वाले भी हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। लाइव सेशन चलता रहेगा आपका, तो एकदम ये काम आपके लिए है, देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। अगला टर्म है बच्चों आइसोस्टर्स। दीज आर द एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, कोई भी होगा, ऑफ सिमिलर साइज कंटेनिंग क्या? सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे एज वेल एज सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे CO2 और N2O, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है? CO2 में एटम की संख्या कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। 2 और 1 मिलके हो गया 3 एटम। इसमें भी देखो नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 मिलके हो गया 3 एटम। तो यहां 3 एटम, यहां भी 3 एटम है। अब क्या इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम है? हमको ये भी चेक करना है। तो बताइए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे क्या? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम CO2 के लिए पता करें तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, तो 6 गुना 2 कर दिया तो 12, ये 16 हो गया भैया। N2O, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो गुना 2 करेंगे प्लस 6 करेंगे, ये भी 16 होगा भैया। तो ये दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इन दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम, इसीलिए ये दोनों
आइसोस्टर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आइसोस्टर्स कहलाएंगे। CO और N2 के बारे में बात करें, दो एटम है, यहां भी दो एटम है सर। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो 4 + 6 करेंगे तो बेटा 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसका 5 2 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो सर दोनों में नंबर ऑफ एटम्स भी सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम। सो दीज आर एक्चुअली व्हाट? आइसोस्टर्स ऑफ ईच अदर। दीज आर एक्चुअली व्हाट? आइसोस्टर्स ऑफ ईच अदर। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा फंडा है, इस पर हम लोग काम कर सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी है बच्चों, तो प्लीज इसको जरूर लिख लीजिएगा कॉपी पर। आपके लिए ही हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरे देश के बच्चों तक पहुंचे, सही से पहुंचे। अच्छे पढ़ाने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है A और B, जिसका एटॉमिक नंबर हमें निकालना है, और उसका मास जो है 208 और 210 रिस्पेक्टिवली गिवन है आपको। इसका सेम एटॉमिक नंबर है, लेकिन मास जो है वो 208 और 210 है। सेम एटॉमिक नंबर है, मतलब कि ये आइसोटॉप्स ही होंगे। लेकिन A का जो मास नंबर है, क्या नंबर है? मास नंबर है वो है बच्चे 208। अब उसी तरह से मास नंबर ऑफ बी जो है वो है 210। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है टोटल? 126 दिया हुआ है। लेकिन ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसका है? एटम ए का। तो आपको एटम बी का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना होगा। तो उसके पहले हम लोगों को क्या करना होगा? देखो, मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? पता है, मास नंबर इज इक्वल टू फॉर्मूला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ, क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। तो अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना हो तो हम क्या लिख पाएंगे? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और मास नंबर ए का है भैया 208, और 126 घटा दो। 8 में से 6 गया 2, 10 में से 2 गया तो 8, और ये आ गया आपका कितना? 82 आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि हम कह सकते हैं अब कि भैया एटॉमिक नंबर ऑफ ए और बी दोनों का हो गया है 82। क्यों ऐसा बोले सर, ए और बी दोनों का? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा था सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब अगर एटॉमिक नंबर का पता लग गया है तो हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ बी निकालने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, काम हमारा आसान है। तो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कर देंगे तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा। 128 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे बी के लिए, और 82 एटॉमिक नंबर हो जाएगा ए और बी दोनों के लिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये कॉन्सेप्ट आपका रहेगा। पहला क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मास नंबर ऑफ आइसोटोन्स ए बी सी आर 30, 31 एंड 32। देख लो, आइसोटोन्स दिया है, मतलब आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है बेटा? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कौन कौन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है? किसमें किसमें? ए बी और सी में। ठीक है, तो मास नंबर भी हमको दे रखा है तो लिख लेंगे। मास नंबर ऑफ ए है भैया 30, मास नंबर ऑफ बी है बाबू 31, और मास नंबर ऑफ सी है बाबू 32। ये 3 है। आगे कह रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ बी जो है वो 15 है। देन कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर होगा वहां पर, कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ, कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ ए एंड सी। एटॉमिक नंबर निकालना है हमको किसका किसका? ए और सी का। हमें दिया हुआ है बी का एटॉमिक नंबर। किसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है बच्चे?
बी का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। अब हम लोग यहां से नंबर ऑफ, देखो क्या कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ बी गिवन है, एटॉमिक नंबर बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है, और वो कितना है बच्चे, तो सर वो 15 है। कितना है, 15 है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लेंगे बी का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ बी बराबर फॉर्मूला, फिर वही कहानी, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मास नंबर कितना था बच्चे बी का, 31, माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन किया तो 15, यू विल गेट 16 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल गया बी का। अच्छा, अब हमें निकालना क्या था, बोला था कि ये सभी आइसोटोन्स हैं, तो बेटा सीधा सीधा मतलब है आइसोटोन है मतलब सबका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, सेम होगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ ए और सी भी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अब बड़ी आसान होगा, देखो देयरफॉर अब हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चे, अब हमको एटॉमिक नंबर अगर निकालना भी होगा तो बहुत इजीली हम लोग अब एटॉमिक नंबर को निकाल सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर ऑफ ए जो है दैट इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, फिर उसी तरह से एटॉमिक नंबर ऑफ सी जो है दैट इज इक्वल टू 31 माइनस 16 कर देंगे, तो ये हो जाएगा भैया 15, और ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा आपका 16, और ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक मेटल कैटायन है M3 प्लस, एक मेटल कैटायन है M3 प्लस जिसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हैं। सोचो बेटा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन M3 प्लस कितना है, तो 10 है। तो अगर मान लो न्यूट्रल एटम होता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन M कितना होता, तो भैया वो तो 13 होता। अब बोल रहा है इसके पास M के पास जो मेटल है उसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ना वो 14 है। तो अगर बेटा हमको इलेक्ट्रॉन, अगर न्यूट्रल एटम में 13 है तो इतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बन जाएगा, बोलो हाँ कि ना। न्यूट्रल एटम की अगर हम बात करें तो जितना इलेक्ट्रॉन का नंबर उतना ही प्रोटॉन का नंबर होता है। तो भैया हमको मिल चुका है देयरफॉर एटॉमिक नंबर जो होगा वो हो जाएगा मेरा 13, और मास नंबर जो होगा वो निकलेगा। मास नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरा 13 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 है, यू विल गेट 27। याद करो कौन सा एलिमेंट होता है भैया, वो एल्युमिनियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 13 और मास 27 होता है। मस्त क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड, एकदम बच्चा वाला सवाल है भाई। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमको निकालना है, ब्रोमीन में निकालना है। किस में निकालना है, ब्रोमीन में निकालना है। अब क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे तो देखिए एकदम सिंपल सा सवाल है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है और मास नंबर जो है वो 80 दिया हुआ है। तो बता दो बेटा अपने से तुम लोग, नंबर ऑफ प्रोटॉन सब लोग बताएंगे कितना होगा, यस वेरी गुड 35 होगा। बता दो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, यस इट इज 35 क्योंकि न्यूट्रल एटम है। बताओ बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, तो सर 80 माइनस 35 करेंगे तो यू विल गेट 45। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आराम से ये सारे क्वेश्चंस हम लोग इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। तो देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन फॉस्फाइड आयन, फॉस्फोनियम आयन और फॉस्फेट आयन। देखिए आप जितना भी आयन वाला क्वेश्चन इस तरह से रहेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, जैसे हम एक इसको बता देते बेटा, जो टफ क्वेश्चन है उस पर हम लोग अपनी जानकारी प्राप्त करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो जैसे हमारे पास मान लो है बच्चे क्वेश्चन में PO4 3-, हम ये वाला बता दे रहे हैं, बाकी सब आप बना लोगे, ओके। तो PO4 3- का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे भैया, तो सबसे पहला काम क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, ऑक्सीजन का होता है 6 गुना 4 किया तो 24, और 3- का मतलब 3 और आया है
तो टोटल जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 5 12, 2 1 3 और 1 4, ये 42 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे किसके पास। तो ओ वेट 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 वेट, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, तो 8 4 जा 32 होगा, 8 4 जा 32। अब भैया जोड़ लीजिए 3 2 5, इसको बैलेंस करें सही से हटा करके, हाँ चलिए फिर से जोड़े, तो 3 2 5 और 5 10, 3 1 4 और 1 5, आराम से पता चला 50 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। देख लो क्या किए हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना था बताओ, 15 था, और इसका एटॉमिक नंबर था 8, तो 8 गुना 4 और ये 15 जोड़ दिया, 3 माइनस का मतलब 3 और आया है। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब फिर उसी तरह से निकाल देंगे नंबर ऑफ, क्या निकाल देंगे, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स की संख्या कितनी होगी, तो ये 3 माइनस जो इलेक्ट्रॉन चला गया था उसको छोड़ देना, तो 15 प्लस 32 जोड़ देना, तो भैया होगा कितना, 47। एकदम सिंपल है। अब इसका मास होता है बेटा 31 और इसका मास होता है 16, ये तो तुमको याद होना चाहिए। तो बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पहले 31 माइनस 15 किया तो कितना बच रहा है, 16 बचेगा, प्लस 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, तो फिर वही है 4 ऑक्सीजन है तो 8 गुना 4 कर देना होगा, तो 16 प्लस 32 जोड़ेंगे तो 6 2 8, 3 और 1 4, तो एक ये आंसर है, एक ये आंसर है और एक ऊपर वाला आंसर है। इसी तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। एकदम कहीं भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए। इन सब सवालों के जवाब आप ढंग से रखेंगे, अपने पास रखेंगे, समझ कर रखेंगे, आंसर आपके पास आएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बात समझ लिए हैं। अगला सवाल है, एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर जो है वो 16 है, तो सबको ही जानता है, कौन नहीं जानता है, एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर क्या होता है, 16 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन डिस्क्राइब एन आइसोटॉप्स ऑफ सल्फर, तो सल्फर का आइसोटॉप इनमें से कौन होगा। आइसोटॉप्स होता कौन है बेटा, जल्दी बताओ, आइसोटॉप्स कौन होता है, वैसे स्पीसीज जिनका मतलब सेम एलिमेंट होगा, सेम एटॉमिक नंबर होगा, और एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कहां कहां सेम है, यहां देखो 16 प्रोटॉन है, यहां देखो 16 न्यूट्रॉन, 17 प्रोटॉन है, ये तो नहीं है, और देखो 16 19 प्रोटॉन है, यहां देखो 16 प्रोटॉन है, तो साफ साफ है 1 और 4 जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है वही एक दूसरे के लिए आइसोटॉप्स बनेंगे। जिसका एटॉमिक नंबर सेम मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए आइसोटॉप्स बन गए। अब अगला टॉपिक आता है, देखो ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर खत्म करने के बाद हमारा अगला सेक्शन है, हम पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम्स। अब हमारा ध्यान इस मॉडल की तरफ चला है। आपने अब तक थॉम्सन मॉडल देखा, आपने अब तक रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में थोड़ा सा सुना, एक्सपेरिमेंट तो सुना रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसी के जरिए उसने अपना एक न्यूक्लियर मॉडल दिया था जिसमें उसने बताया था कि एटम का जो मॉडल है वो दरअसल एक स्पाइरल पाथ जैसा दिखता है। मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्पाइरल पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और उसका मानना था कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते फाइनली न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, जो सबसे बड़ी गलती थी किसकी, रदरफोर्ड की, और यही बेचारे का मॉडल रिजेक्ट हो गया था। शुरुआत होता है, हम लोग बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम की तरफ चले हैं, तो बात करेंगे हम लाइट का डुअल नेचर के बारे में। लाइट दो नेचर शो करता है, एक वेव नेचर और दूसरा आप देख पा रहे होंगे पार्टिकल नेचर। वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जबकि पार्टिकल नेचर को जो एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी है वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को दिया किसने, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल भाई साहब ने दिया, जबकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को दिया था मैक्स प्लैंक नाम के आदमी ने। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर।
आइए शुरुआत करते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। इसमें अलग अलग 4-5 पॉइंट्स लिखे गए थे। इन्हीं पॉइंट्स को हम लोगों को वेव थ्योरी को समझना है। लिखता है कि एनर्जी में बी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स सच एज हीटेड रॉड या फिर फिलामेंट ऑफ अ बल्ब थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड। एनर्जी इज एमिटेड कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। एनर्जी जो है वो लगातार किसी सोर्स से बाहर निकलते रहता है। जैसे मेरे सामने यहाँ पे मुझे ग्लो करने के लिए भैया मेरे सामने यहाँ पर एक मरकरी रखा हुआ है, तो इस मरकरी से लगातार जो ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, इससे लगातार एनर्जी एमिट कर रहा है। यह एनर्जी अगर एमिट कर रहा है तो रेडिएशन के फॉर्म में कर रहा है। किस फॉर्म में कर रहा है? रेडिएशन के फॉर्म में कर रहा है। और ऐसी एनर्जी को हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। कौन सी एनर्जी कहते हैं? रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। आगे सुनिए, ये वेव्स जो हैं होंगे, दीज वेव्स आर एसोसिएटेड विथ ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, and these two fields are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of waves। आप देख सकते हो कि जब भी वेव ट्रैवल करता है तो वो इसी फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो जिसमें आप ये रेड वाले लाइन को आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया है, और ब्लू वाला जो लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड कहा गया है। ठीक है, तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? तो परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये उसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होता है जिधर वेव प्रोपागेट कर रहा होता है। जिधर वेव क्या कर रहा होता है? प्रोपागेट कर रहा होता है। नेक्स्ट टर्म है कि जो भी रेडिएशंस होते हैं दे पॉजेज वेव नेचर and their velocity is equal to the velocity of light and that is कितना? 3 into 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और सबसे बड़ी बात, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। मतलब वेव को हम ऐसे ठेल ढकेल के नहीं जा रहे हैं, भाई तुम जाओ, ऐसे 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 नहीं कर रहे हम लोग। यह खुद ही अपने आप ट्रेवल कर रहा होगा, प्रोपागेट कर रहा होगा। आई बात समझ में? ये तो वेव नेचर हो गया। वेव का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोगों ने लिख रखा है, ध्यान देंगे तो सब बात समझ में आ जाएगा। तो कहा गया अगर मान लो बेटा ये एक वेव है तो दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी कहलाती है वेवलेंथ। दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी कहलाती है वेवलेंथ। तो अपना जो वेवलेंथ है वो या तो हम लोग कह रहे हैं कि ये दो क्रेस्ट के बीच की दूरी या फिर ये दो ट्रफ के बीच की दूरी है, इसी को हम वेवलेंथ नाम दिए हैं। दूसरा आता है फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना वेव पास कर गया? बहुत सारा वेव पास कर सकता है। ये तो हम बहुत ज्यादा दिखा दिए हैं तुमको, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस में दिखा दिए। असल में तुम ध्यान दोगे तो तुमको गिनने भी नहीं सकोगे, इतना ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स यहां से पार हो रहा होगा ऐसा। तो 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ वेव्स पास हो गया है वो है उसकी फ्रीक्वेंसी। उसको रिप्रेजेंट करते, उसका यूनिट होता है हर्ट्ज। और 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड, या सिंपली 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 पर सेकेंड भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट टर्म है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको हम उसका वेलोसिटी कहते हैं। इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आते हैं अगला टर्म है फिर एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है? क्रेस्ट का हाइट या डेप्थ ऑफ ट्रफ, इसी को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं।
इसका यूनिट है मीटर या सेंटीमीटर। नेक्स्ट टर्म, वेव नंबर पर आते हैं। वेव नंबर क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, सिंपल, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ भी हम कह सकते हैं, उसी को हम वेव नंबर कहते हैं। सो न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ है, और न्यू बार का यूनिट, अब लेमडा का यूनिट होता है मीटर, तो ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स, या और छोटा यूनिट लिखना होगा तो सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हो। ठीक। टाइम पीरियड, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं टाइम पीरियड को। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ से। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल देख लो, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है बच्चे, तो उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है तो टाइम पीरियड, यानी टाउ बराबर हो गया 1/न्यू, और इसका यूनिट है 1/हर्ज लिखा, तो हर्ज पर हर्ज या फिर सेकेंड लिखेंगे। आइए अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन न्यू, सी एंड लेमडा। तो न्यू बराबर होता है फॉर्मूला c/λ, तो c बराबर लेमडा इंटू न्यू लिख सकते हैं, या लेमडा बराबर c/न्यू लिख सकते हैं। सब बातें यहीं से आएंगी। इसी पर आधारित कुछ सवाल हैं, जिसमें आपके पास ये 5, 6, 7, ये 7 क्वेश्चन है बेटा लगातार। चलिए हम लोग इसको जल्दी से फिनिश करें। देखिए आपके पास सवाल है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन जो है वो 1000 मीटर है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बताइए। 1000 मीटर है, उसकी क्या बतानी है? फ्रीक्वेंसी बतानी है, न्यू बतानी है। तो लेमडा बराबर आपका पास वैल्यू दिया गया है 1000 मीटर, तो न्यू बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं c/λ, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लेमडा का वैल्यू है 10⁻³ मीटर। बोलो हाँ या ना? 1000 का मतलब तो इतना ही है बेटा, तो ये कटा 3 × 10⁵ पर सेकेंड, या 3 × 10⁵ हर्ज, इसका आंसर लिख के चलाओ। आसान है, बहुत आसान है। अगला सवाल, न्यू का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻11 हर्ज, या फिर हम बोल सकते हैं 10⁻11 पर सेकेंड। आपको निकालना है लेमडा, तो लेमडा न्यू बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं c/λ, तो देयरफॉर लेमडा बराबर फॉर्मूला आप जानेंगे c/न्यू, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लेमडा, अब c का वैल्यू इतना ही होता है, पढ़े हम लोग अभी तुरंत, और लेमडा सॉरी c/ यहां पर न्यू लिखा जाएगा, c/न्यू, c/न्यू हो जाएगा, c/न्यू। हाँ बेटा, तो न्यू का वैल्यू है 10 का पावर कितना? 11 पर सेकेंड। पर सेकेंड गया नानी घर, तो 3 × 10⁸ -11 करेंगे, सो 3 × 10⁻³ मीटर इसका उत्तर लिखा जाएगा। अगला सवाल, एक रेडियो स्टेशन है जिसका ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है, फ्रीक्वेंसी है 1120 किलोहर्ट्ज। अनदर रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 98.7 मेगाहर्ट्ज, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ 2 रेडियो स्टेशंस? देखो बेटा, किलोहर्ट्ज आपको क्या दे रखा है, पहले ये चीज समझ लो। आपको बोला है कि फ्रीक्वेंसी जो है न्यू 1 की वैल्यू जो है वो 1120 किलोहर्ट्ज है, तो इसको हम लिख पाएंगे 1120 × 10⁻³ हर्ट्ज। अब आप न्यू 1 बराबर फॉर्मूला जानते हैं c/λ1, यानी कि लेमडा 1 बराबर हो जाएगा c/न्यू1। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब बताइए उसी तरह से न्यू 2 अगर हम निकालेंगे तो c/λ2 लिखेंगे, यानी कि λ2 बराबर हो जाएगा c/न्यू2। इसको कह दिया इक्वेशन 2। और न्यू 2 जो है उसकी वैल्यू आपको पता है, उसकी वैल्यू कितनी है भैया? तो 98.7 मेगा का मतलब हो गया 10⁶ हर्ट्ज, राइट। तो इतनी वैल्यू दी गई है। अब आपको रेशियो पूछ रहा था, रेशियो ऑफ वेवलेंथ,
यानी लेमडा 1/λ2 आप निकालेंगे तो c बाय न्यू 1 डिवाइडेड बाय c बाय न्यू 2, यानी कि c बाय न्यू 1 इंटू न्यू 2 बाय c, ये दोनों गया। अब बता क्या बच रहा है, न्यू 2 बाय न्यू 1, यानी कि वैल्यू हो जाएगा 98.7 इंटू 10 का पावर 6 बाय कितना वैल्यू बेटा 1120 इंटू 10 का पावर 3। पुट इट सॉल्व इट, जो आएगा बेटा उसका आंसर होगा। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो ये सब आपसे बहुत आराम से ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, इवन हो ही जाएंगे। एकदम परेशान नहीं होना है और आंसर जरूर बनाइएगा। क्या आएगा आंसर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। अगला सवाल है कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। निकल जाएगा बेटा, वेव नंबर निकालना है। न्यू बार इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/λ, यानी 1/5800 एंगस्ट्रम का मतलब 10 का पावर -10। प्लीज इसको सॉल्व करके मुझे बताइएगा कितना आ रहा है। विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी दे रखा है इतना किलोहर्ट्ज, तो आपको वेवलेंथ निकालना है। निकल जाएगा। न्यू बराबर आपके पास वैल्यू है 1368 इंटू 10 का पावर 3 हर्ट्ज। अब न्यू बराबर फॉर्मूला है c बाय लेमडा, तो देयरफॉर लेमडा बराबर हो जाएगा c बाय न्यू। बार बार ये लिखा जाता है c बाय न्यू, 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और न्यू की वैल्यू है 1368 इंटू 10 का पावर 3 हर्ट्ज या फिर उतना पर सेकेंड। तो 3/1368 इंटू 10 का पावर 8 -3, 3/1368 इंटू 10 का पावर 5 एंड पुट इट एंड सॉल्व इट। ये होगा आपका कहानी। अगला सवाल, वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम 400 नैनोमीटर का है, तो एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ्स इन फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, आपका देखो लेमडा जो है वो 400 नैनोमीटर है, तो आपको क्या निकालना है, न्यू निकालना है। तो निकाल सकते हो, नैनोमीटर है मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना, 400 गुना 10 का पावर -9 मीटर, फ्रीक्वेंसी निकाल लेना। बहुत इजी क्वेश्चन है, उसे यही फॉर्मूला फिर पुट करना, न्यू बराबर c बाय लेमडा बन जाएगा। वेव नंबर निकालना है बच्चे और फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, जिसका वेवलेंथ है 5800 एंगस्ट्रम। लेमडा का वैल्यू हमको फिर से दिया है 5800 इंटू 10 का पावर -10 मीटर। तो न्यू बार इज इक्वल टू हम जानते हैं 1/λ, एक तो ये निकल जाएगा, और न्यू बराबर फॉर्मूला है c बाय लेमडा। यहां से वेव नंबर, यहां से फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपके जो टॉपिक्स थे, और वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, ये सब आप निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं। ये स्पेक्ट्रम मतलब प्रिज्म होता है बच्चों। तो अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम अरेंज करेंगे कहां, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर कहीं मिलेगा, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक बना रखे हैं, गामा रेज है बेटा, ये कौन सा रेज है, गामा रेज, कॉस्मिक गामा एक्सरेज यूवी ऐसे है। तो गामा से गाड़ी याद रखना, कौन सी गाड़ी है भैया, एक्सयूवी, जो कैसा है सर, तो विजिबल है, और सबसे बड़ी बात इन माई रेंज में है। रेंज ये वाला रेडियो वाला रेंज, तो एक गाड़ी है एक्सयूवी जो विजिबल है और मेरे रेंज में है। हमारा आज का वीडियो, पहला वीडियो यहीं तक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।